देवगन और रात के इस समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। और टक्कर के थर्सडे एडिशन में आज बात होगी यूसीसी की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता पर दिए बयान के बाद सियासी घमासान लगातार मच गया है। इस मुद्दे पर सियासी दल भी दो हिस्सों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी और जेडीयू इसका समर्थन कर रही हैं, वहीं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि यूसीसी के नाम पर कहीं तूफान ना आ जाए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन इज, हर बार विरोध की आवाज केवल एक ही समुदाय की से ज्यादा क्यों सुनाई देती है? आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पे जोरदार टक्कर। यूनिफॉर्म सिविल कोड 24 में डिकोड। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर का आज का थर्सडे एडिशन इसी विषय पर। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी पर बयान क्या दिया, चौतरफा संग्राम छिड़ गया। जब लॉ कमीशन ने स्पष्ट कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है और यकीनन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ये हमारी पार्टी ने मांग की है कि हमें बताइए कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। वहीं ओवैसी अलग ही आग उगल रहे हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। हालांकि आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने यूसीसी का समर्थन भी कर दिया। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। जनता दल यूसीसी लागू करने के विरुद्ध नहीं है। सभी शेयर होल्डर से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से विचार विमर्श करके इसको लागू किया जाना चाहिए। हम ध्रुवीकरण के खिलाफ हैं, हम यूसीसी के खिलाफ हैं। इस बीच एक मौलाना साहब तो इसमें डर वाला एंगल भी ले आए और साथ ही जयपुर में नमाज के बाद नमाजियों को यूसीसी के विरोध में खड़े होने के लिए कहा गया। तो मेरी सभी लोगों से, सभी भाइयों से गुजारिश है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें सिरे से खारिज करना है। जो भी भारतीय हो, मुसलमान हो, वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। जो संविधान अभी मौजूद है उसको पूरी तरीके से, उसको मुकम्मल तरीके से, मजबूती के साथ उसको नाफिज करने की कोशिश की जाए। उसको लेकिन बड़ा सवाल है कि हमारे संविधान निर्माता जिस कानून के पक्ष में थे, उसका विरोध किस एजेंडे के तहत किया जा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एक देश तो एक कानून से क्यों परहेज? तो एक देश और एक कानून से परहेज क्यों है? लेकिन यूसीसी की एबीसीडी समझाने वाला विश्लेषण देखिए। यूसीसी है क्या? हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी से होगा क्या? विवाह, डाइवोर्स यानी तलाक, विरासत, गोद लेने यानी अडॉप्शन लेने के नियम एक ही होंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे? डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक कानून के पक्ष में थे और ये एक बार नहीं कई बार बोली गई है बात। बढ़ता हूं मैं आगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 1985 में शाहबानो केस, अनुच्छेद 44 एक डेड लेटर जैसा हो गया है, ये कहा गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि देश में समान नागरिक कानून जरूरी है 1985 में। फिर आ जाता हूं 10 साल बाद 1995 में क्या कहा गया। सरला मुदगुल केस के अंदर विधायिका यूसीसी लागू करने के लिए कदम उठाए, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था। 2003 में आ जाता हूं, ये इंटरेस्टिंग केस था, जॉन वलमोटम का केस था ये, और अनुच्छेद 44 में तय लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया गया। मैं बढ़ता हूं आगे। अब किन देशों में यूसीसी है? इसलिए इस्लामिक देश को देख लेते हैं। इस्लामिक देश को अगर देखें तो सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, मिस्र,
और अगर अन्य देशों पर हम देखें तो कहां का यूनिफॉर्म सिविल कोड है? अमेरिका, जापान, ये प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, फ्रांस, जापान, आयरलैंड। तो आप देख सकते हैं इस्लामिक देशों में भी जो चीज है, क्या वो गलत है? इस्लामिक देशों के अंदर इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, बांग्लादेश भी है और अन्य देशों में इजराइल और रूस भी है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो अधिकतर विकसित देशों में यूसीसी है, इस्लामिक देशों में भी यूसीसी है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है कि अपराध पर कानून एक जैसा तो नागरिक कानून समान क्यों नहीं होने चाहिए? और अगर कुल मिलाकर हम देखें तो जीरो इन भी इसी बात पे होती है। कई पॉलिटिकल पार्टियां सैद्धांतिक रूप से इसीलिए समर्थन दे रही है क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे और ये देश के लिए जरूरी है। लेकिन कुछ दलों की, ओवैसी जैसे दलों की, कांग्रेस पार्टी जैसे दलों की मजबूरी हो गई है कि इसको विरोध करना। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रिजवान अहमद हैं, जाने माने सामाजिक चिंतक हैं, पेशे से वकील भी हैं। वारिस पठान है, पेशे से वकील भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। AIMIM के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अजीज खान, उनका अभिनंदन है। प्रियंका कक्कड़ है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। लेकिन शुरुआत में आपसे करता हूं वारिस पठान, ऐसा क्या तूफान आ जाएगा अगर यूसीसी लागू हो जाता है? भीमराव अंबेडकर साहब ये चाहते थे, इस्लामिक देशों में ये लागू है, तो तकलीफ क्या है आपको और असद ओवैसी साहब को और कांग्रेस को? अमीश भाई, सबसे पहले तो आपको, आप मेरे सारे को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को और तमाम देशवासियों को ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। अब बात नंबर 2, यूसीसी की। क्या जरूरत है यूसीसी लाने की? अभी 70 साल से ज़्यादा हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। हमारे पास संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया है। उस संविधान के अंदर तमाम कानून है जिससे देश चल रहा है। मगर इस वक्त अगर इतना ही इंपॉर्टेंट था यूसीसी लाना जैसा आप बता रहे हो, तो मोदी सरकार 9 साल से सत्ता में क्यों नहीं लाए? बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो चर्चा के लिए कहा था, इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं की थी। अब यूसीसी लाकर जो संविधान के अंदर आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 14 है, 25 है, आर्टिकल 29 अनफेक्टेड फंडामेंटल राइट की बात करता है, माइनॉरिटीज, उसका आप क्या करेंगे? उसको खारिज कर देंगे, खत्म कर देंगे क्या? यूसीसी आप लाने की बात कर रहे हो। देश के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF, जिसके अंदर सिर्फ हिंदू भाइयों को बेनिफिट मिलती है, मुसलमानों को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जिससे सालाना देश को 3000 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है। तो क्या आप हमारे हिंदू भाइयों का जो HUF है वो हटा देंगे, एबॉलिश कर देंगे? देश में हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं अमीश भाई, एक कानून है वहां पर कि अगर वारिस पठान को एक एप्पल का ऑर्चर्ड खरीदना है ना, एग्रीकल्चरल लैंड, तो मैं वहां पर जाकर नहीं खरीद सकता हूं। कानून बदल देंगे आप। गुजरात में एक कानून है अमीश भाई, अगर मुसलमान आदमी को हिंदू की जगह पर जाके घर जमीन खरीदना है, मैं वहां पर नहीं खरीद सकता। तो कैसा करेंगे? अब दबाका स्कूल ऑफ थॉट से आप देश को लाएंगे यूसीसी, या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे? एक सेकंड, किसी स्कूल ऑफ थॉट से चलाने की जरूरत नहीं है। जैसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने परिभाषित किया उसी हिसाब से चलाने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1 अमीश भाई, एक सेकंड भाई साहब, सर आपने अपनी बात को 60 सेकंड रखा है, मैं आपको आगे भी मौका दूंगा। लेकिन आपने बोला हिंदू के लिए वो कानून बना हुआ है, फलाने के लिए कानून नहीं बना हुआ, तो हिंदू भी तो इसके दायरे में आएगा। अगर यूसीसी होगा तो हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग थोड़ी होगा। और अल्पसंख्यक तो सिख भी है, अल्पसंख्यक तो जैन भी है, अल्पसंख्यक तो बौद्ध भी है, अल्पसंख्यक तो ईसाई भी है। तकलीफ तो नहीं है किसी को, तो एक ही तरफ की तकलीफ क्यों दिखाई दे रही है? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूसीसी हिंदू के लिए अलग हो जाएगा, तो सभी के लिए समान रहने वाला है। और आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ जेडीयू क्यों सैद्धांतिक रूप से कह रही है कि सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है? नहीं, जेडीयू क्या कहती है, आम आदमी पार्टी क्या कहती है, इसका मुझे मालूम नहीं। मैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की बात कर रहा हूं अमीश भाई। संविधान में आर्टिकल 29 का आप क्या करेंगे? जो अनफेक्टेड फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं आप, उसको हटा देंगे। उसी संविधान में आर्टिकल 44 को आप बचाने की बात कर रहे हो, मगर 14, 25, 26, 29 सबका खात्मा कर देंगे। ये कुछ नहीं। ये अमेरिका में मोदी जी गए ना, वहां पर उनको सवाल किया गया एक जर्नलिस्ट के द्वारा, वहां पर बराक ओबामा ने इंटरव्यू दिया कि देश के अंदर जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का एथनिक माइनॉरिटी तकलीफ में है, मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर खत्म नहीं किया गया, अभी तो गौरव भाटिया ने इसमें जवाब नहीं दिया है। आप बराक हुसैन ओबामा में चले गए, ओबामा में भी जवाब देंगे और ओसामा में भी जवाब देंगे, दोनों पे जवाब देंगे। ओके गौरव भाटिया।
सबरीना सिद्दीकी पर भी। देखिए अमीर जी, जब मैं आपका अध्ययन सुन रहा था तो आपने कहा कि सरला मुद्गल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डेड लेटर हो गया अनुच्छेद 44। सरला मुद्गल केस में ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है और शैल शब्द का प्रयोग जब संविधान में होता है इसका मतलब मैंडेटरी होता है कि उसको लागू किया जाए, डायरेक्टरी नहीं होता है। और इसीलिए मैं इतना कहूंगा, ये तो कहते थे कि आर्टिकल 370 भी डेड लेटर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। असंभव को संभव बना देंगे, नामुमकिन को मुमकिन बना देंगे और जो विरोध करेगा जनता उसका अस्तित्व खत्म कर देगी। मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। देखिए, लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे, ओवैसी अपने आप को बैरिस्टर बुलाते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, पढ़ते कुरान है और संविधान को ही तार-तार करते हैं। कितने सुझाव ओवैसी जी ने, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने लॉ कमीशन को दिए हैं। अभी 15 दिन बाकी हैं, अभी भी दे दें, नहीं देंगे। और दुख की बात क्या है, क्या कोई महिला, चाहे मुस्लिम हो या और माइनॉरिटी भी है, केवल मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, किसी महिला ने क्या आपत्ति दर्ज करी? अरे कौन महिला चाहेगी कि उसका शौहर 3 और बीवियां रखे? कोई नहीं चाहेगी। और अगर वो अपना जीवन यापन अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करके करना चाहती है तो ये कौन होते हैं कहने वाले? कौन मर्द है जो कहेगा कि ठीक है मेरी बीवी 4 शौहर रखे, मुझे मंजूर है? कोई है मर्द किसी भी धर्म का हो? नहीं। तो अपने लिए सब अच्छा हो और महिलाओं के लिए बुरा हो। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, देखिए अमीर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनका ये नाम बार बार लेते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हुई उन्होंने स्वयं कहा यूसीसी आना चाहिए, वो इसके पक्षधर थे। माइनॉरिटी राइट इनको चाहिए संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29, 30, लेकिन इनको आर्टिकल 44 जवाब ले लेते हैं। बहुत दिक्कत है। जवाब संविधान है भाई, ये वारिस आप संविधान पर सिलेक्टिव नहीं हो सकते। फलानी चीज सूट करती है तो लूंगा, फलानी चीज सूट नहीं करती तो नहीं लूंगा। यू कांट बी सिलेक्टिव इन कॉन्स्टिट्यूशन। और गौरव भाटिया ने एक रेलिवेंट बात बोली कि ये अधिकार क्यों चाहिए कि 4 शादियां हो पाए, कानून तो एक समान होना चाहिए। देखिए गौरव भाटिया साहब की मैंने बात सुना, गौरव भाटिया, मोदी जी को और बीजेपी को मुसलमान महिलाओं की बहुत चिंता है, जानकर बड़ी खुशी हुई। मैं कहना चाहूँगा बिल्किस बानो भी मुसलमान है, ज़किया जाफरी भी मुसलमान है, और वो जो हिजाबी हमारी बहनें थी जिनको जाकर स्कूल कॉलेज में पढ़ना था वो भी मुसलमान है, उनके भी न्याय की बात करें। बात नंबर 2, आपको मुसलमान महिलाओं की बहुत चिंता है, मगर हमारी 20 लाख से ज़्यादा हिंदू बहनें अबंडेंट, जिनको उनके हस्बैंडों ने छोड़ दिया, डेजर्ट कर दिया वो वृंदावन में, उनकी आप फिक्र क्यों नहीं करते? उनके बारे में चर्चा है। तो खुदगर्ज आदमी निकले, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा बात नहीं करता। आपने निकाला शादी का। अब बात नंबर 3, इन्होंने कहा 4-4 शादी कर लेते हैं, 5-5 शादी कर लेते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपके पास आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि एक मुसलमान आदमी ने 4-4 शादियां की? बताइए मुझे आंकड़े, कितने मुसलमानों ने 4 शादी कर ली? मेरे पास भी आंकड़ा नहीं है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे नॉन मुस्लिमों में 4 नहीं 5-5 भी किया है। अमीश भाई, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में क्या हो जाए। इशारों को अगर समझो गौरव भाटिया, राज को राज ही रहने दो। बहुत से ऐसे लोग बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। फिल्म स्टार ने तो धर्म परिवर्तन मैं उत्तर देता हूं। मुसलमान होकर शादी कर लिया। नहीं, मतलब अगर किसी ने 5 करी है, 4 करी है, अब वो सामने नहीं आ रहा तो अब वो बात अलग है। लेकिन गौरव भाटिया, ये कौन से राज की बात कर रहे हैं? किया जा रहा है। एक सेकंड, ये कौन से गौरव? एक सेकंड, मेरे साथ सैयद रिजवान भी है, प्रियंका कक्कड़ भी है, मेरे अजीज खान भी है। अच्छा ठीक है गौरव भाटिया, ही हैज अ राइट टू रिप्लाई। आपने एक बड़ा तीर मारा है, तो जवाब तो सुनिए पहले गौरव भाटिया का। किस राज की गौरव बात हो रही है? तीर निशाने पे लगा। बड़ा तीर मारा नहीं है, बड़ा तीर मारा नहीं है, उड़ता हुआ तीर अपने अंदर ही लिया है, अपनी छाती में मारा है। मैं वजह बताता हूं। मैंने पूछा इनसे, ओवैसी जी ने कितने सुझाव दिए हैं, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा कितनी मुस्लिम महिलाएं बाहर आई हैं कि आपत्ति दर्ज करें, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, बिल्किस बानो हमारी बहन है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इंसाफ इसलिए मिलना चाहिए कि वो भारतीय है।
मुस्लिम है अगर आप कहते हो तो धर्म देखते हो, तो कन्हैया का जब गला काट दिया तो ओवैसी जी कहां थे, कहां छुपे थे, बताएंगे? जब चंदन गुप्ता को मारा गया तो वो भारतीय है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ओवैसी जी कहां छुपे हुए थे? कहीं छुपा लिया था क्या उनको? सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बिल्किस बानो को इंसाफ इसलिए मिलेगा, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। हाँ, धन्यवाद। बिल्किस बानो को इंसाफ इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो एक भारतीय नारी है, इसलिए नहीं कि वो एक मुस्लिम है। और मैं आपसे एक बात और कह दूं, आप वारिस भाई, मुझे ऐसा लगता है चरित्रवान व्यक्ति है, एक शादी करके खुश होंगे। अरे हिंदू ने तो कहीं नहीं कहा कि 4 शादियां होनी चाहिए। हमारी पार्टी का तो मत है कि जो अधिकार पुरुष के हों वही महिलाओं के हों। तो आपको इतनी नफरत क्यों है महिलाओं को हक मिले इससे? क्योंकि ट्रिपल तलाक में आपने क्या कहा था जब मोदी जी ने उसे अपराध बनाया? आपने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि मुस्लिम महिलाओं के पास सोचने की शक्ति कम है और अगर ट्रिपल तलाक खत्म किया गया तो वो मार दी जाएंगी। इतनी घटिया, इतनी धकियानूसी सोच किसी और पार्टी की नहीं होगी। अरे भाई, हो गया, सुनिए, जवाब तो सुनिए, सवाल करते हो, जवाब नहीं केस को पलट दिया एक विधायक। सवाल किया है, जवाब सुनो। अरे जवाब तब सुनेंगे जब आप पहले मेरी बात सुनो। हमने तब भी कहा था कि बहुत ज्यादा संसद में पलट दिया गया वो फैसला। 5 शादियों की, 4 शादियों की महिलाओं की बात हो रही है, पैनल पे एक ही महिला है। अच्छा ये बताइए आदमी को जेल में डाल महिला है उनको उनका हक मिलना चाहिए पिता से। ठीक है, मैं रिजवान अहमद के पास जाता हूँ। रिजवान अहमद, मैं 2-3 चीजों को मैं आज जब पढ़ रहा था और कई चीजें मेरे ध्यान में आई, और मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात करता, हाई कोर्ट भी इस देश के बहुत बार बोल चुके हैं। और सैयद अनस अली नदवी साहब जो मौलाना है वो कहते हैं कि देश में भारतीय मुसलमान जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन इसी देश के अंदर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, और मैं इस बात को बहुत माजरत के साथ कह रहा हूं, बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि देश मुसलमानों से भी बहुत बड़ा है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं है यूसीसी, लेकिन इसको एक कौम तक सीमित करने का जो एक कुंठित प्रयास हो रहा है ये बहुत घातक है। यूसीसी के दायरे में तो सिख, जैन, हिंदू सब आएंगे, ईसाई सब आएंगे। बिल्कुल 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 जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सबको ईद उल हज की लाख लाख मुबारकबाद। सीधे मुद्दे पर आता हूं। वारिस भाई कल भी यही बोल रहे थे कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, तो आर्टिकल 44 कैसे आ सकता है? बतौर अधिवक्ता, वो भी अधिवक्ता है, वैसे वो मेरी बात समझेंगे नहीं, गौरव समझ जाएंगे। संविधान का कोई भी अनुच्छेद अपने आप को खंडित नहीं करता है, एक दूसरे को खंडित करने के लिए नहीं लिखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है, जब संविधान लिखने वाले ने 25 और 29 के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 44 लिखा, तो अमीश भाई क्या लिखने वाले की यह मंशा थी कि जिस दिन 44 लागू हो जाएगा 25 और 29 खत्म हो जाएगा? यह सोचा होगा लिखने वाले ने? नहीं, ये 25 भी एक साथ रहेगा, 29 भी एक साथ रहेगा और 44 भी एक साथ रहेगा। तीनों एक साथ रह सकते हैं एक ही संविधान में। पहली चीज, अभी एक डिबेट हो रहा था, उसमें एक जाहिल ने एक महिला पर टिप्पणी कर दी कि क्योंकि तुम्हारी शादी बतौर कुरान नहीं हुई है, ये शादी नहीं, ये हराम है। इससे आगे इस मुद्दे पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि अगर बतौर कुरान शादी नहीं हुई है तो मुझसे शादी नहीं मानते, वो विषय नहीं है। तो यार चोरी करने पर, बलात्कार करने पर, गला काटने पर, कत्ल करने पर जो आदमी सजा काट कर 6 महीने की, 10 साल की, 15 साल की आता है, उसके हिसाब से तो वो सजा भी सजा नहीं है, क्योंकि कुरान में चोरी की सजा हाथ काटना है, बलात्कार की सजा गला काटना है। तो क्या मुसलमान ये मानते हैं कि बलात्कारी अगर 10 साल की सजा काट के आता है तो बतौर इस्लाम उसको सजा मिली ही नहीं? जवाब है वो नहीं मानते हैं। कुरान शरीफ में 29 बार जिक्र आया है स्लेव मैन और स्लेव वुमेन का। कुरान शरीफ में जिक्र आया है कि स्लेव वुमेन के साथ अंडर ए सर्कमस्टांसेस आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। सवाल उठता है, क्या आज भारत का मुसलमान इस बात को मानता है? जवाब है नहीं मानता है।
बात मैं यह साबित करना चाहता हूं कि कुरान शरीफ की बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो आज का मुसलमान, चाहे वो अजीज हो, चाहे वो वारिस हो, चाहे वो रिजवान हो, हम लोग उन आयतों को नहीं मानते हैं। तो ये कहना अपने आप में झूठ है कि मुसलमान सिर्फ कुरान के हिसाब से चल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, चर्चा यूसीसी पर है। मैं अजीज खान का रुख करता हूं। पॉलिटिकल अरे ये यूसीसी के लिए तो बोल रहा हूं मैं, अरे ये यूसीसी के लिए तो बोल रहा हूं मैं भाई, कि वो मुसलमान जो कहता है कि हम सिर्फ शरीयत के हिसाब से चलेंगे, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी नेता हैं और वो भी मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि तूफान आ जाएगा। अजीज खान, ये क्यों कहना पड़ा? आपके गठबंधन की पार्टनर है, तूफान आ जाएगा। क्या समाजवादी पार्टी को भी लगता है तूफान आ जाएगा? और आपको लगता है अगर आम आदमी पार्टी यूसीसी के साथ सैद्धांतिक रूप से खड़ी है, जेडीयू यूसीसी के साथ सैद्धांतिक रूप से खड़ी है, तो कहीं आप गलत कतार में तो नहीं खड़े हो गए? देखिए अमीश भाई, मैं देख रहा हूं लगातार जो बहस है वो डाइवर्ट हो रहा है। आखिर इस पूरे बहस में यूसीसी को सिर्फ मुसलमान से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या यूसीसी लागू होने से सिर्फ मुसलमानों पर फर्क पड़ेगा? नहीं, मुसलमानों पर फर्क नहीं पड़ेगा, आम जनता पर फर्क पड़ेगा, सभी धर्मों पर फर्क आएगा। क्योंकि हमारे जो देश की जो खूबसूरती है, इस मुल्क की जो खूबसूरती है, वो आपसी इत्तेहाद है। और वो आपसी इत्तेहाद होने के साथ साथ अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरीके से तमाम रूल रेगुलेशन है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि आप यूसीसी को इतना हवा क्यों बना रहे हैं? अगर वाकई में आप लागू करना चाहते हैं, हवा तो विपक्ष ने बना दिया ना। कोई मसौदा जब आप कहते हैं तूफान आएगा, तो ये हवा किसने बनाया? हवा किसने बनाया? यूसीसी आने के बाद मुसलमानों का अधिकार छीने जा रहे हैं, हवा किसने बनाया? क्या कोई सिख बोला? क्या कोई ईसाई बोला? क्या कोई जैन बोला? क्या कोई बौद्ध बोला? नहीं ना, हवा तो नेतागण ही बना रहे हैं ना। सुन लिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, हमारा मानना है कि आप एक ड्राफ्ट बनाइए, सर्वदलीय बैठक करिए, सर्वधर्म बैठक करिए, लोगों से राय मशवरा लीजिए, क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करिए। जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो लॉ कमीशन तो वही तो सलाह मांग रहा है। आपने सलाह भेजी क्या? मैं जानना चाह रहा हूँ, बड़े बड़े वकील हैं आपके साथ, तो कपिल से पहले सलाह भेजी आपने लॉ कमीशन को? वही तो लॉ कमीशन कह रहे हैं, सलाह दीजिए। सुझाव मांगा जा रहा है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सलाह क्या देनी है। यहाँ तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो अब तो कोई मामला ही नहीं रह जाता। तो पॉइंट यही है ना। अमीश भाई सुनेंगे नहीं आप? मैं तो सुन रहा हूँ आपकी। प्लीज अमीश भाई, अरे भाई सुनिए ना, एक तरफ आप लॉ कमीशन के द्वारा आप कह रहे हैं साहब राय दीजिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि साहब लागू होगा। ठीक है, तो क्या लॉ कमीशन जो है वो प्रधानमंत्री से बड़ा हो जाएगा? ये पॉइंट है आपका। ओके, कहां रह गया? ओके, रिजवान अहमद इस पर जवाब देना चाहते हैं। ओके, गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल। गौरव भाटिया आपका रिबटल समाजवादी पार्टी को 30 सेकंड। गौरव भाटिया, देन प्रियंका कक्कड़। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल टू अजीज खान। देखिए एक बात अमीर जी, हमने तो कभी नहीं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल एक धर्म विशेष के व्यक्तियों को आहत करने के लिए आ रहा है। अरे आप मुसलमान कुछ हैं यहाँ पे जो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने सांसद के बयान, एसटी हसन के बयान को सुने, वो कह रहे थे ये हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड बिल। इसका क्या मतलब है? और मैं आपको बताऊं, ये देश संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं चलेगा। और इसलिए बोलता हूं ये बात, प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है संविधान की, जैसे हर सांसद ने ली है, हर मंत्री ने ली है। तो अगर संविधान कहता है कॉमन सिविल कोड आएगा तो वो आएगा, और कोई माइका लाल नहीं है जो रोक पाएगा। और एक बड़ी बात बताता हूं, हैदराबाद में अमीर जी, यहां कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज माइनर्स के साथ सऊदी के लोग आते हैं और करते हैं, और 10 साल तक लगातार एक साल निकाह किया, तलाक दिया, माइनर्स, और उनके साथ सेक्सुअल संबंध बनाते हैं। अरे कैसे लोग हो तुम लोग कि सगे नहीं हो सकते अपने देश की बच्चियों के लिए, और कहे कम से कम कि हाँ उनको अस्मिता से जीने का हक है। अजीज खान तो पॉलिटिक्स तो इसके अंदर आपके सांसद लेकर आए, असद ओवैसी लेकर आए, सलमान खुर्शीद लेकर आए, फारूक अब्दुल्ला लेकर आए, बताइए। सर अमीश भाई, आप अपनी नाकामियों को यूसीसी के पीछे क्यों छिपाना चाहते हैं? 9 साल की नाकामियों को, अगर आपको हिम्मत है आपके पास, तो आप विकास में चुनाव लड़िए, आप मेट्रो, आप बुलेट ट्रेन में चुनाव लड़िए, आप स्मार्ट सिटी पर चुनाव। आप यूसीसी को लाके हवा खड़ा कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, आपकी नीयत पर विरोध है।
आपकी नियत पर विरोध तो है। कह रहे थे गोली और चलाएंगे, मुसलमान नहीं विरोध कर रहा है इसका। कार सेवा आप पे लाइए गोली ना इसका चलाई थी ड्राफ्ट, आपने। आप ड्राफ्ट लाइए। राम मंदिर बन आप रहा है कि ड्राफ्ट नहीं? नहीं ला रहे। एक सेकंड अजीज खान, एक सेकंड नाउ ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, यूसीसी, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, एक सेकंड पीसीआर, ऑल ऑडियोज डाउन। मैं प्रियंका कक्कड़ आपके पास आता हूं उसके बाद, लेकिन अजीज खान आप कह रहे हैं ड्राफ्ट लेके आइए, ड्राफ्ट लेके आइए, लेकिन ड्राफ्ट अभी आपके पास है नहीं और आपने विरोध करना शुरू कर दिया है। अभी सलाह मशवरा के टाइम पे ही विरोध करना शुरू हो गया है, यानी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप मुंडन करने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने पहले से ही मन बना रखा है कि हमको इसका विरोध ही करना है? और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं प्रियंका कक्कड़, आपको टारगेट किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कैसा कर दिया है, सैद्धांतिक रूप से समर्थन क्यों है? जेडीयू ने भी यही करा है। खबर ये आ रही है कि शरद राव पवार भी यही कह रहे हैं कि अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इस पूरे विषय के ऊपर। योर टेक ऑन यूसीसी। सभी को एकादशी की शुभकामनाएं, सभी को ईद मुबारक। पहले तो सबसे पहले गौरव भाटिया जी ने कहा कि विरोध करेगी जनता, जो भी इसका अस्तित्व खत्म करना, जो विरोध करेगी जनता, जो भी विरोध करेगा यूसीसी का, उसका अस्तित्व खत्म कर देगी जनता। ये गौरव जी के शब्द थे। हमने सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन किया और हम खड़े हैं इसके साथ, क्योंकि 44 कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। पर गौरव जी से पूछ लीजिए, आर्टिकल 371 में ये भी लिखा है कि जिनको स्पेशल स्टेटस मिला है, जैसे मिजोरम, नागालैंड में लैंड के राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि जब तक वहां की विधानसभा अग्री नहीं करेगी तब तक उसमें चेंज नहीं आ सकता। इन्होंने अब आज अभी की न्यूज है, गौरव भाटिया जी को पूछ लीजिए कि इनकी अलायंस है एनडीपीपी नागालैंड में, जिसने विरोध कर दिया है। क्या इनसे अलायंस तोड़ेंगे? पहली चीज। दूसरा, गौरव भाटिया जी वकील हैं, इन्होंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की। इन्होंने ये बताया कि आर्टिकल में लिखा है शैल इंप्लीमेंट, लिखा है कि शैल एंडेवर, कि ये इस दिशा में देश जाए, चर्चा हो, ये लिखा है। शैल वर्ड जहां लिखा है वो 39 में लिखा है, जहां कहा है कि ठीक है, जवाब नहीं पूरी, मैं बहुत सारी चीजें आपने बोली, मुझे सारी जवाब देनी है। 39 में लिखा है कि पॉलिसी बनानी होगी कि कोई भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाए वो ऐसी हो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टॉप 1% में ना हो। 44 में शैल इंप्लीमेंट नहीं लिखा, गौरव जी चेक कर लीजिए। तीसरी चीज, आपने अमेरिका का उदाहरण दिया। अमेरिका एक सुपर पावर है जहां पे हर स्टेट के पास अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो गलत उदाहरण था। चौथी चीज, इनको बहुत चिंता है महिलाओं की, तो यूसीसी जो गोवा में, जिसका ये बहुत नगाड़ा पीटे थे कि बहुत बढ़िया यूसीसी है, वहां पर हिंदू आदमी को 2 शादियां करना अलाउड है अगर पहली बीवी से बेटा नहीं होता तो। उसका क्या होगा? फिर चौथी चीज, ये मिजोरम में, नागालैंड में, गुजरात में स्पेशल स्टेटस है। 371 में 370 के डंके बजाते हैं, 371 में इनका क्या स्टैंड है? इन्होंने जी तो इनसे ये जवाब लीजिए। मैंने और भी इनकी बात, रिजवान को HUF में टैक्स बेनिफिट मिलता है हिंदुओं को। कहना चाह रहे हैं, फिर मैं गौरव आऊंगा आपका। रिजवान अहमद 30 सेकंड रिजवान अहमद, 30 सेकंड रिजवान अहमद। हाँ, अमीश भाई मोहतरमा जो आपकी हैं, उनको आप बस इतना बताओ कि पहले वो ये स्टडी करें कि यूसीसी में आता क्या क्या है। यूसीसी में पर्सनल लॉज आती हैं, लैंड लॉज के लिए अलग एक्ट और प्रिविलेजेस हैं मैडम। यूसीसी में मैरिज है, डिवोर्स है, बात है, गिफ्ट है, गलत जानकारी ना दे, इनहेरेंट है, अडॉप्शन है, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं ना, सुन लीजिए, अडॉप्शन है, कौन है? नहीं सुन लीजिए, नहीं सुनना मुझे, बीजेपी को सुनना है ना, मुझे भाजपा को सुनना, सवाल उनसे है सर। जो भी नागालैंड, सुन लीजिए मैडम, अरे सुन लीजिए ना, जब आप बोल रही थी मैं चुप था ना, तो इतनी तमीज आप में होनी चाहिए ना। जब दूसरा बोल रहा है तो आप चुपचाप सुने, जो कि है ना दूसरों को दे रही थी। भाजपा को बचाने आ गए, चुप रहिए, हमने तो सैद्धांतिक, आप सर तमीज से बात कीजिए, महिलाओं का सम्मान करना है आपको, चुप रहिए, बस पेपर पर सम्मान करना है। बताइए यूसीसी जो गोवा में वो हटेगा कि नहीं? आप कौन है? महिला को भी, मेरा सवाल भाजपा से है। चुप रहिए, आप चुप रहिए, एक एक करके मेरे पास आया था, आप चुप रहिए, आप अपनी टीआरपी बनाने के चक्कर में बंद कीजिए। आपको कोई महत्व नहीं दे रहा, मेरी आपसे बात ही नहीं है, मुझे करनी नहीं आपसे बात। आप कौन है? समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, शरद राव पवार ने यूसीसी पर अपना पहला स्टेटमेंट जारी किया है। यूसीसी पर शरद पवार ने कहा है, और क्या बोले शरद पवार, पूरी जानकारी के बाद ही तय होगा रुख, यानी पूरी जानकारी के बाद तय होगा। सभी धर्मों की राय जानना जरूरी है, यानी सिरे से नकारा नहीं है। यानी अभी तक शरद पवार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी विरोध नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम इसका सरेआम विरोध करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी हम इस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और पूरी जानकारी के बाद रुख तय होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है।
पहले यूसीसी के पर सैद्धांतिक समर्थन आम आदमी पार्टी का, फिर खुला समर्थन आया जेडीयू का, और अब एनसीपी भी विचार कर रही है। यह बड़ी बात है, यह सबसे बड़ा बयान है। पूरी जानकारी के बाद तय होगा रुख। गौरव भाटिया, यूसीसी के मुद्दे पर शरद राव पवार का बयान आ गया है। देखिए, शरद जी ने जो कहा है या आपने बात करी कि जेडीयू भी समर्थन कर रही है, स्वागत योग्य है, क्योंकि संविधान की मूल भावना यही है। लेकिन यहाँ पे मैं सुन रहा था, अराजक अपराध पार्टी की प्रवक्ता बोले जा रही थी, अरविंद केजरीवाल तो वो नेता हैं जो अगर कहते हैं जाओ बाएं तो मतलब वो जाएंगे दाएं, एनडीपीपी से अलायंस विचारों की तोड़ेंगे। स्पष्टता ही नहीं बीच है। में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले, 4 सेकंड में बोल ले, फिर आप बोलिएगा। तो आप नेम कॉलिंग बिना बात कीजिए। शांत। महाभ्रष्टाचार पार्टी, बताइए एनडीपीपी से अलायंस तोड़ेंगे? शांत कराइए। तो आप भी अपने शब्दों का चयन ठीक रखिए। आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। शांत कराइए, शांत। अमित जी, आप रेगुलेट करिए डिबेट। मैं अपने समय में अपनी बात रखूंगा। मैं तो उनको भी निवेदन कैसे कर रहा हूं। आप expose हो ओके, रहे हैं। 40 सेकंड गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। देखिए, मैंने इनकी बात बड़ी ध्यान से सुनी। कहा जाता है ना, कम जानकारी जो है बहुत खतरनाक होती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को लगता है कम जानकारी है थोड़ी संविधान और कानून की। मैं बता देता हूं, मेरा वक्तव्य चला लीजिएगा। मैंने कहा अनुच्छेद 44 शैल शब्द का इस्तेमाल करता है, और लीगल पार्लेंस में, कोर्ट में, शैल का मतलब है मैंडेटरी और मे का मतलब है डायरेक्टरी, मतलब आना है और विचार विमर्श से आना है, एंडेवर। तो इन्होंने एंडेवर का शांत। अमित जी शांत। 39 पढ़िए साथ में। शांत। दूसरी बात इन्होंने कही, अनपढ़ों की पार्टी ओछी हरकतें क्यों आपको भी ना बोले। आप ये नई नई आई हैं क्या? ये इनकी पहली डिबेट है क्या अमीर जी? ये पहली डिबेट है। बदतमीजी चुपचाप सुननी है। चिल्ला क्यों रही है? नहीं तो इनको अमीर जी क्यों पहली डिबेट पे ऐसे आपने बुलाया जब आपको पता था ये हल्की एक प्रवक्ता है? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, कई कार्यक्रमों में आ चुकी हैं। कोई बात नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे क्या हो रहा है न्यूज में। एनडीपीपी आपको छोड़ के चली गई। आप छोड़ के नहीं गई, आपका समर्थन नहीं कर रही। आप क्या करेंगे? अलायंस तोड़ेंगे? अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया, आप अपनी बात को संपूर्ण करिए, कंप्लीट करिए, देन मैं आपको मौका दूंगा। रिजवान, वारिस पठान और अजीज खान तीनों इंतजार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था शरद पवार, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं, बैठ गए उनके साथ उनकी गोदी में जाके। हम तो कह रहे सिद्धांत पे समझौता नहीं होगा। शांत 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 शांत। उत्तर सुनिए, बदतमीजी मत करिए। हिमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, शांत कराइए। अमीर जी, गलत बात है प्लीज। अगर आप सोचते हैं स्टूडियो में ऐसी अशिक्षित प्रवक्ता को बुला के हेकलिंग करेंगे, ये सही नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि हमारे एलाय हैं। अरे शांत हो जाइए मैडम, गुस्सा थूक दीजिए। डांट पड़ी है क्या? एनडीपीपी से अलायंस। अच्छा ठीक है, आप भी शांत हो जाइए 30 सेकंड के लिए, उनकी बात सुन लीजिए। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। सुनना ही नहीं चाहती है। धन्यवाद। इन्होंने कहा हमारे एक एलाय हैं जो कह रहे हैं कि वो यूसीसी का जो हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका विरोध करेंगे। यही इनका प्रश्न है। मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह दूं, अगर किसी का एक सोच है, हमें बातचीत करना आता है, लेकिन संविधान कहता है यूसीसी आना है तो आएगा। शरद पवार और लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट कह के उनकी गोदी में जो बैठ गए थे वो है अरविंद केजरीवाल। दूसरी बात बड़ी अहम करने जा रहा हूं। आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में, पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में, गुजरात में, असम में, हम लोगों ने एक कमेटी बनाई कि जो है वहां यूसीसी लागू हो। अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है, समर्थन कर रहे, बनाए कमेटी और कर दे लागू, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आप देखिए, शेड्यूल 7 है संविधान का, उसकी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। दम है, लागू करे। बातें करेंगे, दिखाएंगे दांत और खाएंगे और। अरे मुंह में दांत नहीं, अखरोट दबाओगे टूट जाएगा जबड़ा। समझ लो बात। ठीक है, जवाब प्रियंका का कट 40 सेकंड। आई डोंट नो, मे बी द लीगल फ्रेटर्निटी हैज टू रीथिंक अबाउट डेजिग्नेटिंग व्हाटएवर। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं, उन्होंने किया तो ठीक है, उनको भी रोका, उनको वो करें तो ठीक है। आप करें, सुनिए चुपचाप, सुनिए
आप लीगल सुनिए, फ्रेटर्निटी की बात ना आप करो। सुनिए, 2 बार चुपचाप, सेक्रेटरी बीच में रहा, आप बोल रहे हैं, अब ठीक कोई है, पीए अब नहीं रहा ठीक है, अरविंद केजरीवाल आप का करें जैसे तो तुम ठीक हो। है, चुप रहिए, अरविंद अब सुनिए, केजरीवाल 11 रुपए दे टेप देते हैं, लगाइए, डिबेट में बैठ सुनिए, जाती है, आप बातें दूसरों कर को रही है। मन की बात नहीं करते, नहीं, खाली कौन सा डेमोक्रेसी में रिपोर्टेड चर्चा जजमेंट है करते तुम्हारा, हैं, बताओ। सीखेंगे, कौन अब सा आप रिपोर्टेड सुनेंगे, जजमेंट है सुप्रीम अब क्या कोर्ट हुआ, हाई अब ये कोर्ट, बोलते बताओ रहेंगे मुझे। बीच में, आप कुछ एक नहीं कहेंगे जजमेंट इनको, बताओ, एक गौरव, जजमेंट गौरव, आप इनको गौरव, कुछ नहीं एक कहेंगे, अब जजमेंट बताओ बोलिए मैडम। इनको, एक गौरव, तमीज जजमेंट से गौरव, रहे हो, नहीं चुप रहे, करेंगी। वॉल्यूम बंद व्यक्तिगत कीजिए इनका, टिप्पणी ऑडियो करेंगी, डाउन इनकी कीजिए, बकवास सुनेंगे यहाँ पे। ऑडियो गौरव, डाउन कीजिए गौरव, इनका, गौरव, बकवास गौरव, सुनेंगे, 30 आप सेकंड। बकवास बंद आप करें, बीच चुप में रहिए, बोल रही सुनिए, थी। अपने इनकी इनका ऑडियो बकवास डाउन सुनना कीजिए। है। अरे 11 रुपए के दहाड़ी प्रवक्ता यहाँ पे आके ज्ञान देंगे लीगल फ्रेटर्निटी बस, क्या हो कहते गया, हैं, 2 बार हो सेक्रेटरी गया, रहा। हो मैडम, गया, आपने ठीक कौन है, सा- हो गया, कौन सा मुकदमा बहस किया है? आप नाम मुझे बताइए। अफोर्ड नहीं कर चुनौती दे सकते, रहा हूं। चवन्नी की औकात है आपकी, अब संविधान सुनिए नहीं पढ़ा, चुपचाप, संविधान ये भाषा पढ़ी तो दोनों वो तरफ से ना बोले। हो, दोनों तरफ से ना हो। ये और चवन्नी दादा की औकात क्या वाले मुझे इंसान नहीं का पता है, ऑडियो महिला ऑडियो है। नीचे कीजिए, अनिल जी कौन है ये चुप औकात रहिए, बोलने आप वाली? कौन है, चुप रहिए, कौन है सुनिए, ये? क्या कौन है कह ये रहे हैं, आपको बदतमीज सुनिए, महिला? आप बीच में बोलते अरे रहेंगे कौन है क्या? 11 रुपए की दिहाड़ी दो लेके कौड़ी बहस की रही हो, औकात वाले जहाँ हैं बातें आप। कि आप भी करोगी सम्मानित अभी जी। प्रवक्ता है, बोलिए, वो भी चुप रहिए, सम्मानित नीचे प्रवक्ता है, कीजिए। वरिष्ठ इनकी वकील है हैसियत सुप्रीम कोर्ट है। के। तो क्या हुआ, ये वरिष्ठ है तो व्यक्तिगत ऐसे बात, ये टिप्पणी वरिष्ठों करे की, और हम वो लोग भी- ये उनकी वरिष्ठों की बकवास लैंग्वेज सुनेंगे। है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन से लाइव टीवी पे बोल रही हूँ, उनको सस्पेंड कीजिए, इनका वरिष्ठों गाउन की- वापस अरे कौन लीजिए, सा बताओ, ये इनकी लैंग्वेज जजमेंट सुनिए, बोलो, कौन इनकी सा लैंग्वेज जजमेंट है? सुनिए, नहीं, एक केस आज इनका क्यों नहीं गाउन किया वापस इस लेडी लेना ने चाहिए, आज ये तक? है ही नहीं बातें इस कर लायक। रही है। एक केस अब आज क्यों सुनिए। नहीं किया है? सुनिए अब। चपरासी से बदतर हो, अरे ये चपरासी क्यों- से बदतर हो। अरविंद केजरीवाल आज अपने सुप्रीम झूठे कोर्ट बार बर्तन एसोसिएशन उठवाता है है, रिक्वेस्टिंग मेरे इनसे को और देखो, बात- एक सेकंड, वारिस पठान, वारिस पठान, ओके, वारिस पठान, वारिस पठान, वारिस पठान, वारिस पठान, वारिस पठान, वारिस पठान, वारिस पठान। करेंगी, आता जाता कुछ है नहीं। अच्छा, आप ये बोलिए, एक सेकंड, प्रियंका जी, शांत शांत शांत, ओके वारिस, हमने भी अपोज कर दिया आपका तरीका, वारिस, ओके, यही एक सेकंड, प्रियंका भाई। कक्कड़ शांत, ओके, वारिस पठान ऑन स्क्रीन। वारिस पठान, मेरा मूल सवाल आपसे यही है, क्या आपको लगता है कि शरद राव पवार भी ये कह रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि आप इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं, बाकी कोई और नहीं? देखिए, गौरव भाटिया साहब ने कहा कि वारिस पठान, ओवैसी, यादव, अखिलेश ये लॉ कमीशन को सुझाव क्यों नहीं देते, क्यों उनके पास रिप्लाई नहीं डालते। तो और कल ये एक चैनल पे बैठे थे मेरे साथ और गौरव भाटिया ने कहा लॉ कमीशन का क्या है, क्या वो संविधान के ऊपर है? अरे लॉ कमीशन ने ही तो कहा था 2018 में कि यूसीसी लाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये चिट भी मेरी, पट भी मेरी। यानी अगर लॉ कमीशन ने अभी भी अगर ये कह दिया कि यूसीसी लाने की जरूरत नहीं है तो भाजपा तो अपनी मन मर्जी करने वाली है। कल आपने कहा था, झूठ नहीं बोलना, आपने कहा था लॉ कमीशन की क्या वैल्यू है, तो फिर क्यों सुझाव दे? अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टाइम मांगा है ना 6 महीने वारिस का। पठान, एक वक्त सरल है तो सवाल का आप जवाब करें, दीजिए, देखिए एक सरल उनको सवाल का मगर जवाब दीजिए, सवाल सरल, इसमें सिंपल, मुसलमान साधारण टारगेट ये क्यों है। कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? एक सरल सवाल का जवाब दीजिए, मुसलमान टारगेट और भाई क्यों हो रहे हैं, साहब, जो अमीश असद भाई- ओवैसी ने बोला। हाउ सिख क्यों नहीं टारगेट हो रहा, जैन क्यों नहीं हिंदू टारगेट हो सिविल रहा, कोड बौद्ध क्यों नहीं लाने की टारगेट हो रहा, तैयारी हो रही क्रिश्चियन है। क्यों नहीं टारगेट हो रहा? आपकी पॉलिटिक्स उसमें चलती है। हिंदू वारिस जी, हिंदू सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है। इनकी जो यूनिफॉर्म मालाफाइड सिविल कोड है। इंटेंशंस है ना, बीजेपी की नियतों के अंदर जो खोट है ना, वो पूरा देश देख रहा है। इनकी अच्छा, खोट, इनका टारगेट जेडीयू की एक ही नियत में भी खोट किसी है, तरह आम आदमी मुसलमानों पार्टी को की भी नियत में परेशान खोट करना है, शरद पवार की भी नियत में खोट है। हो सकता है। अरे ये तीनों का आपने नाम लिया, बराबर है। जेडीयू, आम आदमी पार्टी, शरद पवार, क्या है इनकी वैल्यू? चलिए बताइए। आर्टिकल 370 जब लागू हुआ था क्या तब वैल्यू तो है? आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी पार्टी ने है। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह में उसका आपके दो समर्थन कर सांसद हैं, दिया। इनके तो आपसे ज्यादा ही जेडीयू हैं। का क्या है? अरे नहीं, नीतीश खुद कुमार की बीजेपी, राजनीतिक हैसियत है। सुनिए सर साहब, अरे ये नीतीश कुमार लोग बना दिए 17-18 आदमी की एक गठबंधन। नीतीश कुमार बीजेपी के बल के मैं ऊपर तो बन पूछता गए थे हूं। चीफ मिनिस्टर। अब उनको लात मार के चले गए इधर, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। 2002 का जब गोधरा के अंदर ट्रेन का हादसा होगा, नीतीश कुमार तो रेलवे मंत्री थे, डिजाइन किए थे क्या? अरे तो इनकी बात छोड़ो ना, शरद पवार का क्या बोलना। सुबह 5 बजे फडणवीस के साथ चले गए, अजीत मेरा पवार एक जाके सवाल है शपथ ले लिए वारिस थे। पठान कल से। देवेंद्र फडणवीस मैं जी पूछ ने लूं। ओपन बोला कि हाँ, शरद पवार ने बोला था जाओ कर लो, सरकार बना दो। तो ये मैं इन लोग की बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी बात रखता हूँ, अपनी पार्टी की बात रखता हूँ। अमीश भाई, कायदा कानून संविधान की बात रखता कायदा हूँ। कानून, और ओके, ओके, संविधान में आपकी आर्टिकल हैसियत क्या है? 29 प्रियंका साफ कक्कड़, बता आपकी रहा हैसियत क्या है है? साफ हमारी हैसियत ये है कि हमारे दो प्लुरलिज्म राज्यों और में डिवर्सिटी। सरकार है, एक गुजरात में हमारे 5
30 सेकंड। 5 हमारे एमएलए हैं, हमारा मेयर है मध्य प्रदेश पर में, आपसे काफी है। वो ओवैसी छोड़ की दीजिए। पार्टी पूछ रही है। मुझे खाली आपको ओवैसी की बताना पार्टी है, पूछ रही है। कोई बात नहीं, मुझे आपको ये बताना है कि 2018 से लेकर अब तक क्या हुआ, क्यों ये लॉ कमीशन की बात से पलट गई है बीजेपी। क्योंकि 2018 से लेकर अब तक 31 लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव हुए, जहां पे 20 जगह हार गई है बीजेपी।
आप कह रहे 2018 से बीजेपी आ रही है, ये थोड़ी रेलेवेंट नहीं लग रही बात, लेकिन फिर भी आपने बोली है। मैं रिजवान अहमद और अजीज खान का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, आपके पास है 50 सेकंड, अब अपनी बात को रखिए। क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है? और जो बात बार बार मुस्लिम्स को टारगेट करने की कर रहे हैं, डू यू थिंक इट इज एब्सर्ड? इट इज एब्सर्ड, आई एम यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। रिजवान अहमद ओनली। अब भैया बीच में कोई ना बोले, कोई नहीं बोल रहा, आप अपनी बात को रखिए। जेडीयू के बयान के बाद जो प्रोग्रेसिव अलायंस के कन्वीनर बनने जा रहे थे, तो पटना की मीटिंग की तो हवा निकल गई। अब पूरे जितने स्टेज पे खड़े थे वो तय करें कि यूसीसी का विरोध है या नहीं है। पहली बात, अजीज भाई ने बोला ये गुलदस्ता है, यहां पर सब अपना अपना मजहब पर चलेंगे। जी बिल्कुल चलेंगे, नमाज पढ़ो, मंदिर जाओ, गिरजाघर जाओ, सब करो, तीरथ पर जाओ, हज करो, लेकिन उस गुलदस्ते के नाम पर अजीज भाई ये अधिकार नहीं मिलेगा कि चिट्ठी लिख के बीवी को भेज दो कि जा मैंने तुझे तलाक दिया। ये अधिकार नहीं मिलेगा। ये अधिकार नहीं मिलेगा कि बिना कोई सफाई दिए उसी घर में तुम दूसरी या तीसरी बीवी ले आओ। गुलदस्ते के नाम पर यह अधिकार नहीं मिलेगा। गुलदस्ते के नाम पर यह अधिकार नहीं मिलेगा कि बेटी को कुछ मत दो, और क्योंकि उसके लिए कोई कानून नहीं है, वो कोर्ट भी नहीं जा सकती अपना आधा हिस्सा मांगने के लिए। तो गुलदस्ते के नाम पर यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर गुलदस्ता बनाना है तो पूरा गुलदस्ता बनाओ, उसमें इतने कांटे हैं कि वो गुलदस्ता फूलों का नहीं है, वो कांटों का गुलदस्ता है। जवाब अजीज खान, जवाब। ये कांटों का गुलदस्ता आप आगे लेके चलने की बात कर रहे हैं अजीज? मैं रिजवान की क्या जवाब दूं इनके सवाल का? ये तो हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। वहीं से 2-3 सवाल मेरा है, ये कोई 10 नाम मुसलमानों का बता दे। हंसिए नहीं, ये अमीर जी भी से बात करिए आप। ये क्या है, आदमी गलत आदमी बैठा है, आप कंप्लीट करने दीजिए। दे दो, आप हंस रहे बेहोश की तरह। दे दो, सुनिए मेरी बात। जाओ तुम्हें तलाक दिया, आप अजीब आदमी है। चिट्ठी भेज दो, आप इन्हीं से बात करिए। ये है तुम्हारा गुलदस्ता। नो अजीज खान, ये गुलदस्ता है तुम्हारा। एक सेकंड, रिजवान आपकी टर्न में वो नहीं बोले, आप लेट हिम, ही हैज अ राइट टू रिप्लाई, ही हैज अ राइट टू रिप्लाई। ओके अजीज खान 40 सेकंड रिप्लाई। अरे वो रिप्लाई कर रहे हैं, वो रिप्लाई लेट हिम रिजवान अहमद शांत मेरा रहिए। अरे भाई अजीज खान बोले, सवाल का जो रिजवान ने बात बोली उसको आप फैक्ट के साथ काउंटर करिए ना। सर मैं आ रहा हूं। जी सर मैं आ रहा हूं, मेरी बात सुन ले। ये कोई 10 मुसलमान का नाम बता दे जिसने 4 शादी की हुई या 3 शादी की हुई। पहला चैलेंज है मेरा, अगर ये चैलेंज स्वीकार कर ले, ये चैनल पर बता दे, मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। पहला सवाल मैं जानना चाहता हूं कि जब चुनाव नजदीक आ गया तो बीजेपी यूसीसी के पीछे क्यों छिपना चाहती है? यूसीसी के पीछे चाहे जितना छिपने का प्रयास करे, लेकिन अब जनता जान चुकी है वो डेवलपमेंट की बात करना चाहती है। ठीक है, वो ठीक है रिजवान अहमद, आपने बात कर 10 सेकंड शांति के साथ जवाब दीजिए। जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, नो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। कंप्लीट करने दीजिए। आपने नो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, चिल्लाइए नहीं, चिट्ठी लिख के दे रहे हो, नो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अरे भाई चिल्ला रहे हैं आप, वो अपनी बात को रख लेना। 10 सेकंड का है ना उनका। आपने उनसे चैलेंज करा, आपने अजीज भाई आपने चैलेंज करा कि वो 10 केस बताए ना, 9 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। मैं शांति से बैठा हूं, बता देना। चल रहे हैं। यू चैलेंज नाम बताइए, 10 नाम बताइए। 10 डाइवोर्स देने के चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट में छोड़ चल दूंगा। रहे हैं। 10 नाम बताइए। जहां चिट्ठी लिख के डाइवोर्स दिया गया है, 10 नाम। चिट्ठी लिख के डाइवोर्स दिया गया है, जाओ सुप्रीम कोर्ट गूगल करके देखो, बताइए ना। जाओ बेनजीर का नाम देखो, जाओ शाइस्ता का नाम देखो, बहुत ही जाहिल आदमी हो तुम। जाओ बेनजीर हिना का नाम देखो। वक्त है एक अंतराल का, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर, और वो खबर ये है, अब मैं आपको हिंदुओं के सहिष्णुता का परिचय देने जा रहा हूं। बीते दिनों में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष के कुछ डायलॉग्स और ट्रीटमेंट से देश में नाराजगी है, वो बेहुदे हैं ऐसा कहा जा रहा है। इसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फिल्म को बैन करने के लिए याचिकाएं दायर कर दी गई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो कहा, आज आपको उसे जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए, इसलिए रिकॉर्ड का बटन ऑन करिए। हाई कोर्ट ने क्या कहा आपको मैं बताता हूं। आप नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं?
कोर्ट ने कहा कि आप लोग धार्मिक ग्रंथों को बख्श दीजिए, किसी भी धर्म के बारे में गलत तरह से मत दिखाइए। कोर्ट ने जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी करी वो बहुत जरूरी है। अगर कुरान पर डॉक्यूमेंट्री बनाते तो फिर देखते क्या होता। यानी अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी कह रहा है कि हिंदुओं ने शांति से काम लिया, यानी लोगों की भावनाएं आहत जरूर हुई, लेकिन विरोध का रास्ता अदालत के जरिए ही तलाशा गया। सड़क पर ना कोई हंगामा हुआ, ना ही हिंसा का तांडव हुआ, ना ही गर्दन कटने के नारे लगे। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर आदि पुरुष पर बैन की मांग तक हिंदुओं ने हमेशा संविधान द्वारा संचालित अदालत का दरवाजा खटखटाया है और यह इतिहास है। दुनिया भर में 55 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो एक भी नहीं है। सिर्फ भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं। इसके बावजूद हिंदू सहिष्णुता की मिसाल है, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब नुपुर शर्मा के एक बयान से उनका सार्वजनिक जीवन छीन लिया गया। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू से उसकी गर्दन छिन गई, कोल्हापुर में उमेश कोले की जिंदगी छिन गई, गर्दनें कट गई। और यहां मैं साफ कर दूं कि मैं नुपुर शर्मा के बयान का कतई समर्थक नहीं हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई थी तो पुलिस और अदालतें तब भी थी, आज भी है। लेकिन तब क्या हुआ था ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन क्या सहिष्णु होने की जिम्मेदारी किसी एक ही की है, सभी की नहीं है? मुंबई में एक सोसाइटी की खबर बड़ी वायरल हो रही है, जहां बेसमेंट में कुर्बानी के लिए लाए गए 60 बकरों को रखा गया था। ये 2 बकरों की कहानी नहीं है, 60 की कहानी है। गैर मुस्लिमों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। इस सोसाइटी में मुस्लिम परिवारों की संख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक है। परेशान होकर गैर मुस्लिम परिवारों ने हाईकोर्ट में अपील दायर करी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सोसाइटी से तुरंत बकरों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। एक बार फिर समझिए, लोगों की भावनाओं का सम्मान किए बिना बकरे सोसाइटी में रखे गए थे, लेकिन जो वर्ग परेशान हुआ उसने शांतिपूर्वक कोर्ट जाने का रास्ता चुना। सहिष्णुता किसे कहते हैं? हर साल वाटर फ्री होली और ग्रीन दिवाली वाला ज्ञान दिया जाता है, पर्यावरण की दुहाई दी जाती है, बीमारियों का हवाला दिया जाता है, लेकिन कहीं कोई प्रदर्शन नहीं होता, हिंसा नहीं होती। लेकिन वेगन ईद का तो जिक्र करने से भी लोग कतरा जाते हैं। हिंदुओं की सहिष्णुता का उदाहरण यह भी है कि हम दशकों से क्रूर मुगलों और आक्रांताओं के नाम पर सड़कों के नाम झेल रहे हैं। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, हंगामा नहीं हुआ। हालांकि सुकून की बात यह है कि दिल्ली को औरंगजेब के नाम से हमेशा के लिए मुक्ति जरूर मिल गई, क्योंकि औरंगजेब रोड अब जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रोड है वो हो गया। अगली बार जब आप किसी को ये कहते सुने ना कि भारत में डर लग रहा है, यहां डर का माहौल है, या इनटॉलरेंस का शब्द सुने कोट एंड कोट, तो उन्हें यूरोपियन देशों की वो तस्वीरें जरूर दिखाइएगा जिन्हें देखकर पता चलता है कि इराक और सीरिया के शरणार्थियों ने वहां के लोगों का कैसे जीना मुश्किल कर दिया है। इस संवाद का निचोड़ यह है कि देश के बहुसंख्यक हिंदू बड़े भाई की तरह सहिष्णुता के साथ रहते आए हैं, लेकिन एजेंडे के तहत बीते 9 साल से देश में इनटॉलरेंस की कहानी रची गई, जो कि सत्य और तथ्य से बिल्कुल विपरीत है। और इस विपरीत सत्य को आपके समक्ष लाना बेहद जरूरी है। इसीलिए आज जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है उससे यह कहानी जरूर निकल के आई। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, लेकिन यूसीसी देश के लिए जरूरी है, लेकिन कुछ सियासी दलों के लिए इसका विरोध करना राजनीतिक मजबूरी भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है।